स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई एक रहस्य से भरी हुई कहानी जिसका नाम है फांसी। इस कहानी में हम सफर करेंगे रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर घटी घटना का। तो तैयार हो जाए आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा के इस कहानी के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अपना सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। आपने भूत प्रेत से संबंधित मेरी बहुत सारी रचनाएं, कथा और कहानियां पढ़ी होगी और बराबर पढ़ते भी रहते हैं, मगर यह आपको नहीं मालूम होगा कि मैंने भूत प्रेत की अनोखी और रहस्यमयी दुनिया में कदम कैसे रखा। इस प्रश्न के उत्तर में जो कथा सामने आती है उसका शीर्षक है फांसी। मैं राजनीति से उतना ही दूर हूं जितनी जमीन आसमान से, मगर एक बार मुझे भी 7-8 महीने जेल की हवा खानी पड़ी थी। वह महाशय अपने जमाने के बहुत बड़े क्रांतिकारी जीव थे। बस एक रात अपने घर में उन्हें आश्रय दे दिया मैंने। यही अपराध था मेरा, और इसी अपराध में मुझे पहले थाने लाया गया। मार तो नहीं पड़ी, मगर दूसरे ही दिन मेरा चालान कर दिया गया और उसी दिन अदालत ने मुझे सजा सुना दी। मगर वह जेल यात्रा मेरे लिए वरदान ही सिद्ध हुई। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने क्षेत्र में, वह उसी वरदान का एकमात्र फल है। जेल प्रवास में मेरे कई मित्र बन गए और उन मित्रों से एक मुसलमान मित्र भी था जिसका नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने हत्या की थी। मुकदमा चला। हर तारीख पर कादिर पाषाण का मुख लिए पश्चातापहीनसा कटघरे में खड़ा होता था और सैकड़ों नजरें उसको बींधने लगती। बीच बीच में कोलाहल उठता था। फिर जज के हथौड़े की ठक ठक और आर्डर आर्डर की आवाज उस कोलाहल को एक बारगी खामोश कर देती थी। सारी कार्यवाही यंत्रवत चलती रही। गवाहियां हुई, बहसें हुई और अंत में मुकदमे का फैसला हो गया। कादिर को सजा मिली प्राण दंड की, यानी फांसी की सजा सुनकर कादिर की आंखों में एक लपट सी कौंधी और फिर बुझ गई। उसका चेहरा म्लान हो गया और उसने अपना सिर सीकचों पर टेक दिया। संयोगवश मुझे जिस बैरक में रखा गया था उस बैरक में केवल फांसी की ही कोठरियां थीं। उन कोठरियों में वे ही लोग थे जिनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष रह गए थे। कादिर को मेरी बगल वाली कोठरी मिली। वह उसमें बंद कर दिया गया। कोठरी में जाने के पहले उसने मेरी ओर देखकर जोर का ठहाका लगाया और कहा, कहिए पंडित जी, आप यहां पहले से ही आबाद हैं, मेरी पड़ोस में। फिर वह भीतर चला गया और अपने हाथ से दरवाजा बंद कर दिया उसने। फांसी वाली रात को सब कार्य जैसे किसी अदृश्य इंगित से हुआ। निर्मिनेश सा देखता रहा मैं सब कुछ। कादिर को सीढ़ियों के जरिए ऊपर चबूतरे पर ले जाया गया। काले टोपे से उसका सिर और चेहरा दूक दिया गया। रस्सी उसके गले में डाल दी गई। क्लिक की हल्की सी आवाज हुई और निमिष मात्र में रस्सी पर झूल गई कादिर की निर्जीव देह। 7 माह के अपने जेल जीवन में कादिर से मेरी सिर्फ 5-6 बार रूबरू मुलाकात हुई थी। बाकी मुलाकातें एक दूसरे को देखे बिना केवल आवाजों के सहारे ही हुई थीं। उस भयानक रात को जब कादिर के सब दोस्त, मित्र और सारे सगे संबंधी उससे आखिरी मुलाकात कर जा चुके थे और वह अपनी जिंदगी की आखिरी रात गुजार रहा था इस संसार में, मेरी और उसकी बातचीत उसी तरह जारी थी। कादिर को सवेरे 6 बजे फांसी पर लटकना था। पता नहीं वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था भी या नहीं। कम से कम मैं इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं पाता था। मेरे मन ने उस समय तक इस सत्य को स्वीकार नहीं किया था कि कादिर को सवेरे फांसी दी जाएगी और वह हमेशा के लिए इस संसार से चला जाएगा। इसी कारण मैं उस अंधेरी रात के सन्नाटे में अपनी संगीन कोठरी के पक्के फर्श पर लेटा देर तक मृत्यु और जीवन की फिलॉसफी पर गौर करता रहा और यह सोचता रहा कि मुझे भी आज की रात इसी कष्टप्रद अवस्था में काटनी पड़ेगी। कादिर का 6 बजे शारीरिक रूप से फांसी के तख्ते पर लटकना, मुझे भी रात भर मानसिक रूप से फांसी के तख्ते पर लटकना होगा, जिस तरह इससे पहले कई बार हो चुका है। इस 7 मास के जेल जीवन में भी मेरे सामने कई जीते जागते इंसान फांसी के पुल पर से गुजरकर मौत की भयानक घाटियों में जा चुके थे। ऐसी ही रातें, ऐसी ही आखिरी मुलाकातें इससे पहले भी कई बार मैं देख चुका था। इसी तरह शाम को मरने वाले से मिलने के लिए आए हुए लोगों का सिलसिला।
संबंधी आते, रोते, चिल्लाते और फिर यह आखिरी कयामत की रात आती और सुबह सवेरे एक और इंसान खत्म हो जाता था। मुझे पिछले महीने से फांसी पाने वालों की कोठरियों के बीच रखा गया था। मैं रात भर मानसिक रूप से फांसी के तख्ते पर फांसी का फंदा गले में डालकर लटकता रहता था। रात भर मानसिक रूप से मैं मृत्यु से आलिंगन करता रहता था। मरने वाले एक ही रात का कष्ट सहते थे, पर मैं दर्जनों बार उस भयानक कष्ट को सहन कर चुका था। रात भर मैं मृत्यु और जीवन, हत्या और फिर एक और हत्या की फिलॉसफी पर गौर करता रहता था। यह कैसी दुनिया है जहां एक इंसान दूसरे को मार देता है और फिर उस हत्या का दंड देने के लिए एक और हत्या कर दी जाती है। हत्या के कारणों पर विचार ही नहीं किया जाता। हत्यारे से कोई हमदर्दी नहीं करता। फरवरी की उस रात को भी मैं अपनी कोठरी के पत्थरीले फर्श पर लेटा काफी देर तक यही सब सोचता रहा। रात किसी भी तरह कट नहीं रही थी। 9 बज गए। जेल की रहस्यपूर्ण खामोशी में बुर्ज का घंटा 9 बार बजा। पहरा बदलने वाले नए वार्डर लंबे लंबे काले लबादा पहने हमारी कोठरियों के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने आते ही कोठरियों के ताले खटखटाए। नया नंबरदार लालटेन लेकर घूमता, गिनती पूरी करता और ताले देखता हुआ गुजरा। बुर्ज का नंबरदार बराबर चीख रहा था और जेल के विभिन्न भागों से अन्य नंबरदार बुर्ज के नंबरदार की आवाज के जवाब में सब अच्छा की रट लगा रहे थे। फांसी की कोठरियां, बुर्ज वाले नंबरदार ने जेल के बीच में पुकारा। सब अच्छा, हमारे इलाके के नंबरदार ने चीख कर जवाब दिया। यह आवाज सुनकर बुर्ज वाला नंबरदार खामोश हो गया। उस रात भी इस नियम का पालन हो गया। जेल में बंद कैदी और नौकर सब यह सुनकर संतुष्ट हो गए कि सब अच्छा है, लेकिन उधर सब अच्छा नहीं था, क्योंकि अब्दुल कादिर अपनी संगीन कोठरी के फर्श पर लेटा हुआ जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। कल की मुस्कुराती हुई सुबह उसके निर्जीव शरीर को देखेगी। कल जो हवा चलेगी उसकी शीतलता और उसके मस्त नृत्य से कादिर की जिंदगी में कोई लहर पैदा न होगी। वह 6 बजे शाम से, जब उसके संबंधी उससे आखिरी मुलाकात करके गए थे, बिल्कुल खामोश था। कभी कभी जब वह करवट बदलता तो उसके पैर की बेड़ियां बज उठती थीं। 1 हफ्ता पहले उसने फांसी के फंदे से बचने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पहरेदार सिपाही की नजर बचाकर और कंबल ओढ़कर उसने अपने पाजामे और कुर्ते फाड़कर एक मामूली रस्सी तैयार कर ली। उसी को गले में डालकर वह उससे लटकने के लिए उसे जंगले में बांधने ही जा रहा था कि सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसने सीटी बजा दी। फिर पूरे जेल में बहुत सी सीटियां बजीं। बुर्ज का घंटा लगातार चीखने लगा। डॉक्टर, वार्डर, जमादार, असिस्टेंट, डिप्टी और सुपरिंटेंडेंट सब मौके पर पहुंच गए। कादिर की कोठरी का ताला खोलकर उसे घेरे में ले लिया गया। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बेड़ियां पहना दो, जेलर की आवाज गूंजी। यह मरना कहां चाहता है, हरामजादा दूध लगवाने के लिए पाखंड कर रहा है। डॉक्टर ने अपनी मनहूस आवाज में तमाम लोगों को संबोधित करके निर्णयात्मक स्वर में कहा। उसके पांव में बेड़ी डालकर उसे फिर पत्थरीले फर्श पर कोठरी में फेंक दिया गया। ये बेड़ी आज भी उसकी टांगों में थी। इसके बाद कादिर के गिर्द 25 वर्ग फुट कोठरी की एक और बेड़ी थी। उसके बाद जंगले और ताले की बेड़ियां थीं और फिर जिंदगी की वह बेड़ी जिसे वह आज खत्म करके अपने सारे बंधनों और सारी बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त करने जा रहा था। उसकी जिंदगी की अंतिम घड़ियों पर पहरेदार सिपाही नियुक्त थे, जिनकी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि कादिर को कानून के अनुसार निश्चित तिथि और समय पर खत्म किया जाए। ऐसा न हो कि वह इससे पहले ही खुद मर जाए। उसे अपने आप कैसे मरने दिया जा सकता था? एक बार उसकी बेड़ी की आवाज रात के सन्नाटे में फिर गूंजी। शाम से इस वक्त तक न तो उसने मुझे बुलाया और न मुझे ही उसे बुलाने का साहस हुआ। पहले जब भी उसे मेरे साथ की कोठरी में रात भर के लिए रख दिया जाता तो हम दोनों रात गए तक गला फाड़ फाड़ कर बातें करते थे। वह मुझसे मेरा हाल पूछता और मैं उससे महिये की कली सुनाने की प्रार्थना करता। वह अपने महिये के कारण पूरे जेल में बड़ा लोकप्रिय था। एक तो उसकी आवाज में भी काफी साज था, तो उसकी आवाज में और भी दर्द और साज आ जाता है। शाम के 6 बजे से 9:30 बजे तक कई बार मैंने अपना साहस बटोर कर उसे बुलाने का प्रयास किया, पर हर बार असफल रहा। पहले तो वह यूं कभी खामोश न हुआ था। आज यह खामोशी कैसी है?
मैंने अपने फर्श पर आराम से लेटे लेटे जेल में अपनी 7 मास की जिंदगी पर कई बार गौर किया। कादिर मरना नहीं चाहता था, देश की आजादी के नाम पर शहीद नहीं होना चाहता था। वह तो पूरी जिंदगी सेवा करना चाहता था, अपनी आंखों से आजादी देखना चाहता था, लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराता हुआ देखना चाहता था। इसलिए उसने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में मुकदमा चलता रहा, इसलिए कि हाईकोर्ट वालों को क्या पता कि फांसी की कोठरी में जिंदगी मुश्किल से कटती है। उन्हें यह कैसे मालूम हो सकता है कि इस सियाह और भयानक कोठरी में बंद रहने वाले लोग किस तरह लगातार मरते रहते हैं। हाईकोर्ट से उसकी अपील खारिज हुई तो फेडरल कोर्ट ने उसके दिल में आशादीप को एक बार फिर जगमगा दिया। हाईकोर्ट की भी अपील खारिज हुई तो उसने दया की अपील का सहारा लिया। वह कभी निराश नहीं दिखलाई दिया था। शाम को जब कभी उसे मेरी कोठरी के साथ वाली कोठरी में बंद कर दिया जाता तो वह काफी प्रसन्न होता और आते ही उच्च स्वर में मुझे पुकार कर कहता, शर्मा जी, आज मैं फिर आपके पास आ गया हूं। मेरा जवाब हमेशा एक सा ही होता, कादिर, आज रात भर तुम्हें मुझको महिया सुनाना पड़ेगा। वह मेरी बात सुनकर जोर से हंस देता। रात भर तो नहीं पर 12 का पहरा बदलने तक महिया सुनाता रहूंगा। और वह सचमुच महिया सुनाना शुरू कर देता। महिये की कली पर उसकी आवाज दर्द से भर जाती थी। वह रात भर गाता रहता था और कभी गाने से न थकता था। गाते गाते कभी उसकी आंख लग भी जाती तो करवट बदलने के साथ ही महिये का अंतिम वाक्य जरूर गाता था। कभी कभी गाते गाते वह रुककर अक्सर मुझसे पूछता, शर्मा जी, हाईकोर्ट की अपील में बहुत से लोग बच जाते हैं ना? हाँ कादिर, अल्लाह रहम करेगा, फैसला तुम्हारे हक में होगा और तुम बच जाओगे। मेरी इतनी बात सुनकर वह बच्चों की तरह खुश होकर गाना शुरू कर देता। हाईकोर्ट से उसकी अपील खारिज हुई तो मैंने उसे फिर तसल्ली दी, कोई बात नहीं कादिर, फेडरल कोर्ट का फैसला जरूर तुम्हारे हक में होगा। मेरी बात में कोई तर्क न होता था पर कादिर उसे झट मान लेता था। दरअसल आशा के उस टिमटिमाते दीप को वह कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ता था। तस्वीर का दूसरा रूख देखने की वह कभी कोशिश न करता था। उस अंधेरी छोटी तस्वीर का दूसरा रूख देखने की वह कभी कोशिश न करता था। उस अंधेरी छोटी और संगीन कोठरी में दिन रात 7 मास तक बंद रहकर भी उसका जीवित रहना इसी आशा के सहारे था। नहीं तो इस कोठरी में लगातार 7 मास तक मौत का शिकार रहकर कौन जीवित रह सकता है। हाईकोर्ट से निराश होकर वह रहम की अपील मंजूर होने के सपने देखता रहा, लेकिन आज सारे सपने, सारी आशाएं खत्म हो गई थीं। अब जीवित रहने की कोई आशा बाकी नहीं थी। सिर्फ मौत के साए, खामोशी और सन्नाटा था। जीवन और मृत्यु के बीच केवल 6 घंटे बाकी थे। 6 घंटों की यह यात्रा भी कादिर आजादी से नहीं कर सकता था। उस काल कोठरी में सीमेंट के ठंडे और पक्के फर्श पर बेड़ी पहने लेटा वह उस सफर को पूरा कर रहा था। कई बार मैंने उसे बुलाने का प्रयास किया पर उसे सुनाने के लिए मेरे पास अब कुछ भी तो नहीं था। अब मैं उसे क्या कहकर तसल्ली हूं, उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार तो वाक्य मेरे कंठ तक आकर रुक गया। मैं कहना चाहता था, कादिर महिये की वह कली तो सुनाओ, पर फांसी की यह कोठरी तो जिंदगी के आखिरी कदम तक उसके साथ जा रही थी, इसलिए मेरी आवाज भीतर ही घुटकर रह गई। फांसी की कोठरियों के पहरेदार भी खामोश थे। आज रात उन्होंने न तो कोई गजल गाने की कोशिश की, न ही किसी के होठों से कोई फिल्मी गीत निकला। उन्होंने गर्मागर्म खबरों और ताजा अखबार तक के बारे में भी कोई बातचीत नहीं की। बस चुपचाप अपने पहरे की कोठरियों के सामने टहलते रहे। पूरे वातावरण में ऐसी खामोशी छाई थी जिसमें एक गहरे षड्यंत्र का भाव रहता था। जेल में फांसी की सुबह से पहले की रात हमेशा ऐसी ही आती है। हर तरफ रहस्यपूर्ण षड्यंत्र और मौत की वीरानी का दृश्य होता है। जेल के अफसर, कैदी और वार्डर सब एक दूसरे से कानाफूसी में बातें करते हैं। इस सावधानी से वातावरण और भी रहस्यपूर्ण हो जाता है और हर तरफ मौत के पांव की छाप सुनाई देने लगती है। रात के कोई 10 बजे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट राउंड पर आए और पहरेदारों को चौकस रहने की ताकीद करके चले गए। सबके सब मृत्यु के स्वागत की तैयारी में व्यस्त थे, जैसे कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो। मैं देर तक फर्श पर लेटा सोचता रहा कि इस पूरी व्यवस्था की मशीनें जिंदगी के खात्मे के लिए कितनी मुस्तैदी दिखा रही हैं। 11 बजे रात को कादिर ने करवट बदली। उसके पांव में पड़ी बेड़ियां बज उठीं। साथ ही उसने मुझे पुकार कर कहा, शर्मा जी,
जाग रहे हो? अब मैं घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूं शर्मा जी, मेरी बख्शिश की दुआ करना। कुछ देर तक मैं उसे कोई जवाब न दे सका, पर जी खड़ा करके आखिर मैंने कह ही दिया, अच्छा कादिर तुम्हें। पर नहीं, मैं उस जीते जागते और जानदान इंसान से यह कैसे कह सकता हूं कि खुदा उसे जन्नत में जगह दे। उसने जिंदगी की किसी एक घड़ी में न जाने किस भावना के अंतर्गत, न जाने किस आवेश में एक इंसान की हत्या कर दी थी। इस आवेशपूर्ण भावना या क्रिया के पीछे उसकी सदियों की झालत है। इस बर्बर व्यवस्था की सदियों पुरानी परंपराएं हैं। फिर उस एक क्षण के एक कार्य के लिए वह कल मारा जा रहा है, उसे भी कत्ल किया जा रहा है। उसे मैं क्या कह सकता था? कादिर दुआ से क्या होता है? मेरी दुआ कबूल हो सकती तो मैं खुद यहां पड़ा क्यों सड़ता रहता? मुझ पर तो कोई जुर्म, कोई मुकदमा भी नहीं है। आखिर मैंने कह ही दिया, नहीं शर्मा जी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। तुम तो कयामत के दिन सरदार बनकर उठोगे, मुझे भी बख्शवा देना। अच्छा भाई, अल्लाह अपना रहम करे। मगर एक बात बताओ, क्या तुमने सचमुच कत्ल किया था? मेरे सवाल का उसने थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से खामोशी और सन्नाटे की बड़ी रहस्यपूर्ण आहट अंदर तक पहुंच रही थी। हवा की एक नर्म लहर मुझे छूती चली गई। दरख्तों के पत्ते साए साए करने लगे। मैंने कत्ल तो किया था शर्मा जी, कादिर ने जवाब दिया। तुमने कत्ल क्यों किया? कादिर की आवाज फिर थोड़ी देर तक सुनाई नहीं दी। खामोशी के सन्नाटे में केवल बुर्ज वाले नंबरदार की पुकार और अन्य नंबरदारों की सब अच्छा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कादिर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, शर्मा जी, मैं गुनाहगार जरूर हूं। मैंने अपने यार का कत्ल किया है, मगर इससे कम उसकी कोई सजा नहीं थी। वह मेरा बहुत प्यारा यार था। फिर वह इस तरह बोलने लगा जैसे अपने आप ही से बातें कर रहा हो। हमने बचपन में हरी चरागाहों में एक साथ दिन भर मवेशी चराए थे और महिए गाए थे। एक साथ हम दोनों नदी में गोते लगाकर सीप निकाल लाते थे। पर उसकी तकदीर खराब थी। आदमी बुरा नहीं था, बस इस मामले में गोता लगाकर दामन न बचा सका, क्योंकि उसने क्या? कादिर रुक क्यों गए? उसने मेरी औरत से वह मेरे पास आता था और महीनों रहता था। एक रात मैं खेत से लौटा तो मैंने उन दोनों को इकट्ठ चारपाई पर लेटे हुए देख लिया। बस मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने कुल्हाड़ी उठाकर उसे मार डाला। कादिर, ये तो बताओ कि तुम्हारी बीबी को उसने जबरदस्ती अपने साथ लिटाया था या वह अपनी मर्जी से लेटी थी? अपनी मर्जी से ही लेटी होगी हरामजादी। अपनी औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह मुझ पर मरती थी, वह तो मुझ पर जान देती थी और अब भी देती है। आज शाम आखिरी मुलाकात पर रोते रोते उसकी मोटी आंखें उबलकर बाहर आ पड़ी थीं। मुझे अब भी वे आंखें नहीं भूलती। ऐसा लगता है जैसे मैं उन आंखों को अपने इर्द गिर्द फैला हुआ देख रहा हूं। पर औरत को तो अक्ल होती नहीं। मेरे यार ने उसे बहका लिया और कुछ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने दीवार पर हाथ फेरना शुरू किया। मुझे अपनी और उसकी कोठरी के बीच की दीवार सरसराती हुई और कुछ बोलती मालूम हुई। कादिर अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में जैसे उस दीवार में अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा और अपनी इच्छाओं का सारा रस घोल रहा था। थोड़ी देर बाद वह ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप करने लगा, जिससे वातावरण की संगीनी और गाढ़ी हो गई। कोठरी के पक्के फर्श पर लेटे यकायक मुझे अपने गले के गिर्द फांसी का फंदा पड़ा महसूस होने लगा। चारों तरफ भीषण सन्नाटा था। मैंने उठकर दरवाजे के जंगले की सलाखों को पकड़कर बाहर झांकना शुरू कर दिया। वही खामोशी थी, वही स्याही थी, वही सितारों की टिमटिमाती हुई बस्तियां थीं, जिन्हें मैं रोजाना उस दरार में से झांक कर देखा करता था। पर आज की रात जैसे मेरे जिस्म के हर हिस्से को दस रही थी। इतना जहर, इतनी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त न हो सकती थी, लेकिन उसे सहन करने के अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था। कादिर की बेड़ियां एक बार फिर बजीं। वह फर्श पर से उठकर अपने जंगले के साथ आ लगा था। मेरे मन में उसे एक बार फिर देखने की बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। मैं उसे आगे कभी न देख सकूंगा, उसकी आवाज आगे कभी न सुन सकूंगा, और वह उसके गीत और महिये और दर्द भरी सदाएं कल सुबह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह सीधा साधा आदमी जिसे उसकी जहालत ने, जो उसकी अपनी थी, मार दिया, वह कहां जा रहा है? उसकी मंजिल कौन सी है? वह कौन से सफर पर रवाना हो रहा है? क्या आज वह महिये की कलियां न गाएगा? मेरा दिमाग इन सवालों और तीव्र भावनाओं से परेशान हो गया। शर्मा जी,
सो गए। कादिर ने कानाफूसी जैसे अंदाज में अपनी आवाज मेरी तरफ उछाल दी। नहीं, मैंने जवाब दिया। बड़े आराम से उसने कुछ सोचकर कुछ कुछ रुकते हुए कहा, शर्मा जी, मुझे मरने का गम नहीं है, क्योंकि मरना तो सबको है। मरना एक सच्चाई है। अल्लाह की मौत हर आदमी की तकदीर में लिख दी है, पर मुझे अपनी औरत की फिक्र है। उसकी उम्र बहुत कम है, वह तो अभी बच्ची है, बिल्कुल बच्ची शर्मा जी। अभी उसने दुनिया में देखा ही क्या है। फिर उसका सारा जेवर और हमारी पूरी जमीन मेरे मुकद्दमे में खर्च हो गई। अब वह क्या करेगी? अल्लाह मालिक है कादिर, तुम फिक्र करके क्या कर लोगे? अल्लाह तो सभी का मालिक है। मैंने तो आज उसे कह दिया है कि वह आजाद है, जहां उसका जी चाहे बैठे जाए। उसकी उम्र बहुत ही कम है, पर वह मुझे बहुत चाहती है। उसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थीं। मुझे तो अब भी यह महसूस हो रहा है जैसे वह मुझे देख रही है। मैंने उससे साल भर मोहब्बत की है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त मैं रात रात भर उसके गांव के पास खेतों में जाकर बांसुरी बजाता रहता था। आह, अब क्या होगा? उसकी इस आह ने मुझे सिर से लेकर पांव तक हिला दिया। मैं उसे क्या जवाब दूं? उसे कैसे तसल्ली दूं? क्या मेरी जुबान में इतना रस है कि उसे उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर सकूं? क्या कोई ऐसी सूरत है कि उसका यह दुख, उसका यह मानसिक क्लेश अपने आप खत्म हो जाए और वह खामोशी से मर जाए? वह इन इच्छाओं और लालसाओं से किस तरह मुक्त हो मर सकता है, जिन्हें वह अपने साथ लिए जा रहा है? ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी। मुझे मौत अपने इर्द गिर्द चारों ओर फैली हुई नजर आती थी। मौत की वीरानी मेरे चारों ओर बिखरी पड़ी थी और रात बीतती जा रही थी। सितारों का काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पहरे के सिपाही बदल रहे थे, नंबरदार बदल रहे थे। हर चीज अपना अपना काम कर रही थी। बाहर गति भी थी, जिंदगी भी थी, लेकिन मेरे और कादिर के गिर्द जड़ता थी। खामोशी थी, सन्नाटा था। उसकी जिंदगी का चिराग बुझने ही वाला था और आखिरी वक्त करीब आ रहा था, जिसके लिए वह पता नहीं तैयार था या नहीं। पर मैं कम से कम मानसिक रूप से तैयार नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी। कादिर थोड़े थोड़े अंतर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ बड़े जोर से शुरू कर देता। उसकी आवाज सुनकर साफ मालूम होता था कि वह अपने अंदर उठने वाले तूफानों को इस आवाज के बांध से रोकना चाहता था। आधी रात के बाद उसने मेरी खांसी की आवाज सुनकर कानाफूसी के अंदाज से मुझे फिर बुलाया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उससे, उसकी आवाज से और उसके साथ बातें करने से डर मालूम हो रहा था। मैं चाहता था कि कादिर मुझे अब न बुलाए। वह लगातार मर रहा है तो मैं भी तो बराबर मर रहा हूं। वह एक ही दिन में मार दिया जाएगा, पर मैं तो हर फांसी पाने वाले के साथ रात भर फांसी के तख्ते पर लटकता रहा हूं। मुझे मानसिक रूप से दर्जनों बार मारा जा चुका है और जब तक इन फांसी की कोठरियों के बीच हूं, न जाने कितनी बार और फांसी पाऊंगा। सोचते सोचते मैंने बेख्याली में उसकी दूसरी आवाज का जवाब दे दिया। उसने मेरा जवाब सुनकर ऊंची आवाज में कहा, शर्मा जी, आपकी औरत भी है। हां कादिर, मेरी औरत भी है। कहां है? अपने आदमी के घर। अपने आदमी के घर? मैं तो आपकी अपनी औरत के बारे में पूछ रहा हूं। वह मेरी ही औरत थी। वह मुझसे मोहब्बत करती थी, पर उसे लाचार होकर किसी और से शादी करनी पड़ी। वह वहां रहती है, पर आखिर मेरी ही औरत तो है। कादिर मेरी बात सुनकर जोर से हंसा। मासूम और प्यारी सी हंसी, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसके गले से घंटियां सी बजने की आवाज आ रही थी। वाह शर्मा जी, सच कहते हो या झूठ बोल रहे हो? मैंने चीख कर कहा। कादिर, मैं सच कह रहा हूं, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। वह मेरी ही औरत है। वह मेरी बीबी, मेरी जिंदगी और मेरी शमा है। वह जहां भी रहे, जैसी भी रहे, इससे क्या होता है? कादिर ने एक बार फिर आश्चर्यपूर्ण ठाका लगाया और कहा, उसने तुमसे वादा किया था। फिर भी वह अपनी बात से फिर गई। यही समझ लो। और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तुमने उसका कत्ल क्यों नहीं कर दिया? इन बातों को छेड़ने से कोई फायदा ना होगा। कादिर, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग अलग है। मैंने इल्म और सभ्यता की पनाह लेकर कई बहाने ढूंढ लिए और अपने आप को समझा बुझाकर चुप करा लिया। नहीं तो भावनाएं तो हमारी तुम्हारी एक सी ही थी। मैंने उसे माफ कर दिया। मैं उसे कत्ल कैसे कर सकता था? मेरे हाथ में बांसुरी नहीं थी। मेरे सामने उस सभ्यता की गंदगी थी जिससे इंसान समझौता कर लेता है, और तुम उन शुरू के इंसानों में हो। तुमने अभी सभ्यता और ज्ञान के। मैं ये बातें कुछ नहीं समझता।
पर मुझे आज पता लगा कि तुम्हारे में मर्दानगी नहीं है। भला इस तरह कोई इंसान अपनी प्रेमिका को छोड़ सकता है? अब तो शर्मा जी यह मानना पड़ेगा कि तुम बुजदिल हो, डरपोक हो। वह मुझसे बातें करते हुए उठकर जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया था। उसके मुंह से निकले हुए उस अंतिम वाक्य के स्वर में ऐसा व्यंग था कि जैसे कोई चीज सन्न से मेरे बदन में छूती हुई निकल गई। मैंने उसे जवाब देने का बहुत प्रयास किया, पर कोई जवाब बन न सका। कादिर को मैं अपनी बात कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वह तो हर बात को सीधे या उल्टे रूख से जांचने का आदी था। बीच का रास्ता तो उसे मालूम ही नहीं था, और यहां सारी उम्र बीच के रास्तों को ही खोजने में बीती थी। इसलिए इस विषय पर मेरे लिए बात करना कठिन था। क्या वक्त होगा शर्मा जी? थोड़ी देर बाद उसने पूछा। मेरा ख्याल है कि 2:30 बजे होंगे। शर्मा जी, हां, तुम्हें अपनी औरत से सच्चा प्यार ना होगा। नहीं कादिर, ऐसा मत कहो। वह बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी, ऐसी मासूम जैसे इंसान पैदा होते वक्त होता है। पर मजबूरियों ने उसे मुझसे जुदा कर दिया। मजबूरियां तो जुदा कर ही देती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैंने जो कुछ किया उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। कादिर कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने एक बार एक मासूम पर दर्द भरा ठाका लगाया और बहुत धीरे से कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बारे में मेरा भी यही ख्याल है कि उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। तुमने जो कुछ किया तुम भी कहते हो कि उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता था। खुदा जाने हम दोनों में कौन सच्चा है। हां, पर मुझे इतना मालूम है कि मर्द की मौत मर रहा हूं, और इसके आगे जो कुछ वह कहना चाहता था वह मैं अपनी तरह समझता था। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वह भी खामोश रहा। फिर खामोशी थी और अपने विचारों की भीड़ थी, और पत्थर का ठंडा, कठोर और निर्दय फर्श था। मैं चुपचाप उस फर्श पर लेटा जिंदगी, मौत और मोहब्बत की फिलॉसफी पर गौर करता रहा। इंसान के मन में कौन कौन सी भावनाएं किस किस समय काम करती है, और परतंत्रता तथा स्वतंत्रता की फिलॉसफी क्या है, यह सब कुछ मैं सोचता रहा, पर कोई निर्णय न कर सका। कादिर जो अभी अभी इस जिंदगी की सीमाओं को पार कर रहा है और जिस पर मैं अब तक तरस खाता आया था, अधिक भाग्यशाली और संतुष्ट आदमी है, या मैं जो अब तक एड़ियों रगड़ता आया हूं और आगे भी उम्र भर इसी तरह एड़ियां रगड़ूंगा। अभी अभी मैं कादिर के दिल में उठने वाली लहरों के तूफान के बारे में सोच रहा था। अब खुद मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक लहर थी जो मुझे बहाए जा रही थी। ये मुझे कहों तक ले जाएगी। कादिर ने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप शुरू कर दिया था, पर अब उसकी आवाज में सिर्फ उदासी और इत्मीनान था, पर एक ऐसी उदासी की झलक थी जिसे आत्मा का संतोष ही जन्म दे सकता है। उसकी आवाज से उसके मन की भावनाओं का अनुमान करने का ढंग मैंने पिछले 7 महीनों में सीख लिया था। इन 7 महीनों में मेरी और उसकी आवाजों की मुलाकात होती रही थी। थोड़ी देर के बाद वह चुप हो गया, और कोई आधे घंटे तक वह बिल्कुल खामोश रहा। आधे घंटे तक उसने या अली का नारा लगाया और फिर लगातार अली अली पुकारता रहा। धीरे धीरे उसकी आवाज से उदासी और इत्मीनान के सारे भाव जैसे झड़ गए। अब वह स्वर बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल अलग था। उसमें किसी भाव का सम्मिश्रण न था। हमारी कोठरियों के बाहर अब थोड़ी थोड़ी चहल पहल पैदा हो रही थी। नंबरदार, जमादार, सिपाही और अफसर जमा होने लगे थे। सुबह की पवित्रता की झलक में उनकी पदचाप में मौत का भयानक स्वर गूंज रहा था, मगर कादिर सबसे बेपरवाह था। वह ला इलाहा इल्लल्लाह और या अली के जाप में लीन था। मेरे मन में कई बार इच्छा हुई कि वह मुझे फिर उसी प्यार से शर्मा जी कहकर बुलाए, पर वह जैसे भूल गया था। 3:45 बजे करीब उसे पानी की एक बड़ी सी बाल्टी भर कर दी गई। वह बड़े इत्मीनान से नहाया, ऐसा लगता था कि उसे अब दुनिया की, अपनी औरत की, अपनी जिंदगी की, किसी की भी कोई चिंता नहीं है। वह जैसे अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो गया था। नहाने के बीच भी वह नारे लगाता रहा। उसकी आवाज पतली और तेज हो गई। उसमें जिंदगी की झलक न थी, पर मौत का सन्नाटा भी न था। बस वह शुद्ध, अलग और अकेली आवाज थी। इस बीच बाहर जेल के सारे अफसर, डॉक्टर, जमादार, सिपाही, नंबरदार अपनी अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे। हवा सीटियां बजाती हुई गुजर रही थी। वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यपूर्ण हो गया।
हवा की सीटियों ने वायुमंडल के सन्नाटे को कुछ और भी गहरा कर दिया। मैं अपने फर्श पर लेटा लंबी गहरी सांसें भरता रहा। ठीक 4 बजे कादिर की काल कोठरी का ताला खुला। उसे बाहर निकालकर घेरे में लिया गया। कोठरी से निकलकर उसने दूसरी तरफ की कोठरी वाले से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा भाई रुखसत। फिर उसकी आवाज आई। वह जेलर से कह रहा था, शर्मा जी से मिलने का सवाल है। किसी जमादार ने कहा, उधर वाले राजनैतिक कैदी हैं, उसे शायद इजाजत मिल गई थी। मैं जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया था। कादिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। एक बार उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और फिर अपने दोनों हाथ जंगले के अंदर बढ़ा दिए। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसके हाथ बर्फ की तरह सर्द थे। उसने पतली मगर गहरी आवाज में कहा, अच्छा भाई पंडित जी, अब मैं चला। मुझे माफ करना, मेरी गलतियों को भी माफ करना। और जब वह चला गया तो मैं उसके व्यवहार के बारे में सोचता रहा। उसने मुझसे कुछ और बातें क्यों नहीं की? उसने मेरी तरफ इस तरह क्यों देखा था? उसने जाते वक्त मुझसे बख्शीश की दुआ करने के लिए क्यों नहीं कहा? इन बातों को सोचने का मौका न था। कादिर की जिंदगी की अंतिम घड़ियों में भी उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी। फांसी की कोठरी से लेकर फांसी घर जाने वाले रास्ते तक या अली के नारे गूंजते रहे। दोस्तों, ये पार्ट यही समाप्त होता है। अब आगे क्या रहस्यमय घटना घटने वाली है वो आपको दूसरे पार्ट में सुनने को मिलेगा। आपको पता ही है कि पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी है, तो कुछ न कुछ रहस्य छुपा ही होगा कहानी में। आपको मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा दूसरे पार्ट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारे इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।